फ्री, फोकस्ड एंड फैंटेस्टिक क्लासेस हैं ये, और वो भी किसके? डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित के, यानी मेरा परिचय यहाँ लिखा हुआ है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करवाइए और कमेंट्स ज़रूर करिए। बहुत सारगर्भित क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। पौने 5-6 साल हो गए, 6.5 पौने 7 साल हो गए। शुरू में जैसे क्लास मिलते थे बहुत सारगर्भित, बस शुरू में आधे घंटे 40-40 मिनट के क्लास मिलते थे 2016-17 में। अब आपको 10 मिनट का क्लास मिलता है, लेकिन बहुत सारगर्भित क्लास है। पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर जानकारी कीजिए। जब 10 मिनट में इतना मिल सकता है तो 2.5-3 घंटे के क्लास में कितना मिलेगा? और वैसे जब आपको 300, 400, 500 वीडियोस मिलते हैं अलग अलग बैचेस के हिसाब से, तो कितना मैटर मिलेगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज अर्थनीति और मुद्रा नीति पर बात करते हैं। आर्थिक सुधारों में मुद्रा नीति की भूमिका, मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं हमेशा। मुद्रा नीति का कोई निश्चित विज्ञान नहीं है, ऐसा क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक निश्चित मनोविज्ञान है। अब मनोविज्ञान स्वयं में ही पूर्ण विज्ञान नहीं है, इसलिए मुद्रा नीति भी पूर्ण विज्ञान नहीं है। इस पर निरंतर बहस जारी है। बहस वालों को बहस करने दीजिए। आपसे परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी ये बहस, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। मौद्रिक नियंत्रण महत्वपूर्ण है, पुस्तकों से पढ़ लीजिए। मिश्रा एंड पुरी या दत्ता सुंदरम, रमेश सिंह, लाल एंड लाल, उमा कपिला, इन पुस्तकों में से जिससे आप चाहें मौद्रिक उपाय और मौद्रिक नीतियां पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन की पुस्तक का 8वां चैप्टर इस दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजट, उसको पढ़िए। मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है? मुद्रा नीति निर्माताओं को स्पष्ट मार्गदर्शन सरकार की नीतियों से मिलता है, आर्थिक नीतियों से मिलता है, राजकोषीय नीतियों से भी मिलता है, फिस्कल पॉलिसीज से। मैंने आरबीआई का एक रिसर्च पेपर, एक गाइडलाइंस और आईएमएफ की कुछ चीज़ें खोली हुई हैं अपने सामने लैपटॉप पर। 7 टैब खुले हुए हैं 3 लैपटॉप पर सामने। आपको सबका निचोड़ इस छोटे से वीडियो मिलने वाला है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। तो जो निष्कर्ष हैं वे सैद्धांतिक और अनुभव जनित निष्कर्षों पर आधारित हैं, थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल। जो इन्फरेंसेस हैं उन पर बेस्ड हैं जो रिजल्ट्स हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मूल्य स्थिरता के प्रति एक संकल्पबद्धता होती है, एक कमिटमेंट होता है प्राइस कंसिस्टेंसी के ऊपर, लेकिन ये कायम नहीं रह पाता है। उसका रीज़न ये है कि प्राइसेस बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन राष्ट्र के हित में होता है। 2 लाइनों में अगर आप ये बता सकते हैं कमेंट्स में कि इन्फ्लेशन राष्ट्र के हित में क्यों है, तो मैं मान जाऊं कि आप इकोनॉमी पढ़ते हैं। होता है, ये तय है। इन्फ्लेशन इज इन द फेवर ऑफ नेशनल इकोनॉमी।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में होता है इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में होती है। क्यों होती है ये आप बताएंगे। जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कमेंट पर, उस पर मैं कमेंट पर रिप्लाई भी करूंगा। नहीं तो लव का साइन बनाता हूं, वही उसमें ऑप्शन, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो बनाता हूं, लाइक करता हूं। इसका मतलब मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। अगर बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसका उत्तर भी देता हूं और प्रशंसा भी करता हूं। प्रशंसा पाइए। मेरी जितनी अधिक प्रशंसा आप पाएंगे उतने ही आप आईएएस के सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। ये एक आईएएस रैंक अधिकारी आपसे कह रहा है, कोई यूं ही एलपी व्यक्ति नहीं कह रहा है। एलपी माने जानते हो ना, लल्लू पंजू। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, कोई घमंड नहीं है, रियलिटी है। सारी कोचिंग में वो लोग पढ़ा रहे हैं जो कभी पास नहीं हुए, तो मैं डिफरेंट हूं। इट इज़ अ फैक्ट। तो मुद्रास्फीति भी मौद्रिक प्रक्रिया है। इस पर लिखने को आ सकता है क्वेश्चन जीएस के पेपर में। मुद्रास्फीति एक मौद्रिक प्रक्रिया है। इन्फ्लेशन इज ए मॉनेटरी प्रोसेस। चलिए, इस पर भी कुछ आप बता सकते हो तो बताइए। मुझे जो बताना है मैं तो बता ही रहा हूं, चिंता मत करिए। अरे 10 के बजाय 12 मिनट का वीडियो बन जाएगा, 14 मिनट का बन जाएगा, ऐसी क्या बात है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक लेन देन को राष्ट्रीय मुद्रा की इकाई की दृष्टि से आंका जाता है। जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, मॉनेटरी इकोनॉमी है, उसमें प्रत्येक लेन देन को मुद्रा की इकाई, जैसे हमारे यहाँ रुपया, अमेरिका में डॉलर, इससे नापा जाता है। हमारे यहाँ भी कभी कभी जब अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करनी होती हैं, कंपैरिजंस करने होते हैं, तो डॉलर में ही नापा जाता है। अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण मुद्रा की आपूर्ति पर निर्भर करता है, यानी इन्फ्लक्स ऑफ करेंसी पर डिपेंड करता है। अगर बाजार में मुद्रा बहुत ज़्यादा है तो क्या करना पड़ता है, मुद्रा संकुचन करना पड़ता है, करेंसी स्क्वीज करनी पड़ती है। और अगर मुद्रा कम है तो करेंसी इन्फ्लेशन करना पड़ता है, करेंसी ज़्यादा भेजनी पड़ती है, इन्फ्यूज़न करना पड़ता है इकोनॉमी में, है ना। परचेजिंग पावर ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा, परचेजिंग पावर कम, महंगाई कम। लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा, परचेजिंग पावर ज़्यादा। लोगों के हाथ में पैसा कम, परचेजिंग पावर कम। बैंकों में ब्याज की दर ज़्यादा, तो लोग बैंकों में अपना पैसा ज़्यादा जमा करना चाहेंगे, तो उनके हाथ में फ्री एंड खर्च करने के लायक पैसा कम बचेगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, महंगाई घटेगी। बहुत सीधा सा हिसाब है। बैंकों में ब्याज दर कम होगी, लोग बैंकों में क्यों पैसा लगाएंगे, खर्च करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सरकारें भी प्रोत्साहित करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करिए। कंज्यूमर इकोनॉमी का ज़माना। तो कंज्यूमर इकोनॉमी का जिस समय टाइम होता है तो उस वक्त क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करते हैं, परचेजिंग पावर बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, जैसे कि आजकल बढ़ रही है। आरबीआई भी इसके लिए कुछ काम करता है, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा छोड़ देता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह पर भी प्रभाव पड़ता है। बैंक जो है वो अपना बैंक रेट, जिस दर पर बैंकों को उधार देता है वो दर कम कर देता है। ले जाओ भाई, ले जाओ और ले जाओ। रेपो रेट भी कम कर देता है, ले जाओ। बैंक ले जाते हैं, उधार बांटते हैं ग्राहकों में, ग्राहकों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, ये होता है। ब्याज दरें कम होती हैं, बैंक कम ब्याज देते हैं, यानी ग्राहक जमा करने के बजाय खर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। वही हो रहा है पिछले 10 साल से। तो जब हो रहा है तो उसका परिणाम सामने आना ही था, महंगाई बढ़नी ही थी, वो बढ़ गई। ये मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप भी अगर अच्छे से इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इतनी बात आप समझ सकते हैं। मुद्रा और मुद्रा के मूल्य की बात जहां तक है, रुपया डॉलर संबंध, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, डॉलर ज़्यादा आएंगे। एक्सपोर्ट करेंगे, बदले में डॉलर मिलेगा ना, डॉलर ज़्यादा आएंगे।
डॉलर ज़्यादा आएंगे तो जो ज़्यादा वो सस्ता है। इकोनॉमी का एक थंब रूल है, अंगूठा नियम है, जो हमारे पास ज़्यादा है वो सस्ता होगा। तो डॉलर ज़्यादा आएंगे तो डॉलर सस्ता होगा। यानी अगर 80 रुपये का डॉलर है तो कल को 70 का रह सकता है अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया, नतीजा सामने है, रुपया सस्ता होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डॉलर बाहर भेजने पड़ेंगे, और जब बाहर भेजने पड़ेंगे तो जो चीज़ की कमी वो महंगी, तो डॉलर की कमी होगी तो डॉलर महंगा होगा। ये डायनामिक है। केवल इतना नहीं कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे या इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो वो परिणाम हो जो हमने अभी बताए, नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच का अंतर एक्सपोर्ट के पक्ष में होगा तो, यानी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट कम उसकी तुलना में, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, एक्सपोर्ट ज़्यादा, तो परिणाम क्या होगा, डॉलर सस्ता। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट की तुलना में तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, इंपोर्ट ज़्यादा, और इंपोर्ट, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, और इंपोर्ट ज़्यादा तो डॉलर बाहर जाएगा, हमारे पास डॉलर की कमी होगी, डॉलर महंगा होगा अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो इसका मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया। आंकड़े देखिए, क्लियर है, इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया। इसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेशियोज़ के आंकड़े देखने चाहिए, पिछले कम से कम 3 साल के, 5 साल के, क्लियर हो जाएगा जो मैंने कहा। मेरे सामने तो आंकड़े हैं, वो क्लियर है अपने आप में। अब मुद्रा संबंधी परिवर्तन शुरू होने, कीमतों और उत्पादन पर उसका असर महसूस करने के बीच एक लैगिंग होती है, फेज डिफरेंस होता है, एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि अभी मुद्रा संबंधी परिवर्तन शुरू हुए और कीमतों और उत्पादन पर उसका असर तुरंत हमें महसूस हो गया। देर सवेर अनुभव होता है, टाइम लगता है। ये समय अंतराल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आयात निर्यातों पर भी निर्भर करता है, रुपया डॉलर के संबंधों पर भी निर्भर करता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीति पर भी निर्भर करता है, विदेशी व्यापार पर निर्भर करता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निर्भर करता है। संबंधों पर व्यापार निर्भर करता है, संबंध अच्छे व्यापार अच्छे, अच्छा, इस पर निर्भर करता है। बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर जॉन क्रो ने 1997 में एक स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको हिंदी अनुवाद करता जा रहा हूं और पढ़ रहा हूं, मेरे सामने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी अनुवाद उसका बता रहा हूं संक्षेप में, बहुत बड़ा है। केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रायः मुद्रास्फीति, मुद्रा लक्ष्यों आदि पर लगातार नज़र रखने का कारण ये नहीं है कि केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रायः मुद्रास्फीति, मुद्रा लक्ष्यों आदि पर लगातार नज़र रखने का कारण ये नहीं है कि वे मुद्रास्फीति को आधुनिक औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्था की एकमात्र चुनौती के रूप में देखते हैं। सच तो ये है कि इससे भी कहीं ज़्यादा तरजीह यानी इम्पोर्टेंस इसे दी जाती है कि वे ये मानकर चलते हैं कि वे अपरिहार्य रूप से इसके जिम्मेदार हैं। प्राथमिक तरलता का प्रबंधन और इस प्रकार मुद्रा निर्मित करना अंत में यही मुद्रास्फीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। प्राथमिक तरलता, प्राइमरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होती है कितना रुपया हम तत्काल व्यय कर सकते हैं, ठीक है, का प्रबंधन, और इस प्रकार मुद्रा निर्मित करना कि वो लिक्विड रहे, अंत में यही मुद्रास्फीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आपके मतलब का नहीं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि निगाह रखता है। कौन निगहबान है? कौन निगहबान है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए अगर आपको मौद्रिक नीतियां ढंग से समझनी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए।
कीमतों के स्तर को प्रभावित करने में मौद्रिक नीति तभी कारगर होती है। एक स्टेटमेंट और पढ़ रहे हैं, ये जॉन फ्रो का नहीं है, ये जो है बिल स्मियर्स, मैं स्पियर पढ़ रहा था, स्मियर्स, बिल स्मियर्स का है, जो कि IMF के अधिकारी हैं। इन्होंने लिखा है कि कीमतों के स्तर को प्रभावित करने में मौद्रिक नीति तभी कारगर होती है जब मुद्रास्फीति संबंधी आकलन अनुकूल हों। यानी कीमतों के स्तर को मौद्रिक नीति से जोड़ने को तभी समझा जा सकता है जब इन्फ्लेशन के जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं, जो आकलन हैं, जो अनुमान हैं, वो अनुकूल हों, यानी कि समझे जाने योग्य हों और उन्हें समझा जा सके। राजकोषीय नीति के विस्तार परक प्रभाव धनापूर्ति बढ़ाए बिना ज़्यादा समय नहीं टिक सकते। फिस्कल पॉलिसी, अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, मैं किसी वीडियो में कभी ना कभी बताऊंगा। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के जो विस्तार परक प्रभाव, इन्फ्लेटिव इफेक्ट्स हैं, तो वो बिना मनी इंजेक्ट किए, धनापूर्ति बढ़ाए बिना ज़्यादा समय टिक नहीं सकते। ये स्टेटमेंट आपको समझना है। और बेटे, मेरे जो पेड क्लासेस में उनमें ऐसे स्टेटमेंट्स पर विस्तार से चर्चा होती है, जिससे कि आपकी सब समझ में आ सके। यहाँ मजबूरी है, टाइम की थोड़ा सा लिमिट है, काफ़ी हो चुका है 10 मिनट की बजाय, तो आज यहीं तक।